हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल से हमने यूनिट 4 स्टार्ट की है और हमारी यूनिट 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, केमिकल बॉन्डों के बनने की आवश्यकता क्यों होती है। साथ ही साथ हमने बात की थी कि लुईस सिंबल क्या होते हैं और लुईस सिंबल का इम्पोर्टेंट क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक आबंध के संबंध में कौशल द्वारा प्रस्तावित तथ्य, क्योंकि कौशल और लुईस ने ही बताया था कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं और जो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उस प्रतीक पर उन बिंदुओं को अंकित करके लुईस सिंबल बनते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि यदि हम लिथियम की बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 और 1 अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 है, या इसकी वैलेंसी 1 है, या इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो लिथियम को एक बिंदु से लिखकर व्यक्त किया जाता है। यही लुईस सिंबल कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, कासेल ने केमिकल बॉन्ड के बारे में क्या क्या फैक्ट बताए उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन तथा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले एल्कली मेटल्स एक दूसरे से इनल्ट गैसेस द्वारा पृथक रखे गए हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर अपनी ओर आकर्षित करना, किस मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि हैलोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 4.0 है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसको हम पॉलिंग पैमाना द्वारा मापते हैं। जबकि यदि हम ग्रुप फर्स्ट ए में देखें जहां पर एल्कली मेटल्स रखी गई हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को रखा गया है, तो ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो इनल्ट गैसेस द्वारा एक दूसरे से अलग रखे गए हैं। हैलोजन परमाणु से ऋणायन तथा क्षार से या क्षार धातुओं से धनायन का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि देखिए स्टूडेंट, वर्ग 17 के तत्व जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स का एक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एनायन बनाती है। जबकि क्षार धातुएं जिसमें हमें पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कैटायन बनाती हैं। इसीलिए कैटायन का आकार छोटा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो जब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं तो किसी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। आप सीधे एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का, यानी कि Na+ और Cl नेगेटिव, यानी कि Na कैटायन और Cl नेगेटिव यानी कि Cl एनायन आपस में जुड़कर NaCl का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धनायन उत्कृष्ट गैस के स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। जैसे हमने सिंपल सी बात है, सोडियम का देखें तो 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का देखें तो 287 है। अब ये क्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और सोडियम भी अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, जैसे कि हमने कल की क्लास में बात की थी। और हम इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बता चुके हैं कि इनर्ट गैसेस में देखें तो हीलियम को छोड़कर सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है या नोबेल गैसेस कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ऋणायन तथा धनायन स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो आपका कूलॉम फोर्स होता है। प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि कूलॉम फोर्स दो चार्ज के बीच कार्य करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच कार्य करता है। अब यहाँ पे NaCl को कैसे
निर्माण होता है, ये कौशल ने कैसे समझाया। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि Na यदि टूटेगा तो Na प्लस और E नेगेटिव निकालेगा, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके सोडियम आयन बना लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी, तभी यहाँ पे कैटायन बनेगा। यदि हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 281, तो हम लिख सकते हैं इसको नियॉन 3s1, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 और 1 11। उसी प्रकार जबकि सोडियम प्लस को, सोडियम प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 11 माइनस 1 यानी कि 10, तो ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेगा। उसी प्रकार नॉन मेटल्स का एक गुण है जो मैंने आपको बताया भी है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एनायन बनाते हैं, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन बन गया। यदि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नियॉन 3s2 3p5, यानी कि 10 नियॉन का 10 होता है, 10 और 2 12 5 17। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3s2 3p5, यानी कि ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 3p6 बना लेगा, यानी कि NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा और अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेगा। तो Cl नेगेटिव का मतलब वही है कि एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो नियॉन 3s2 3p6 ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, इसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया, या इसको हम लिख सकते हैं आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान, क्योंकि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार Na प्लस Cl नेगेटिव आयन मिलकर NaCl बनाते हैं। इस प्रकार आप इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम यदि CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड का बनना देखें तो कैल्शियम देखिए स्टूडेंट, जब टूटता है तो 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में टूटता है। देखिए स्टूडेंट, जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव आयन आएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि आयंस और इलेक्ट्रॉनों की नंबर सेम होनी चाहिए जिससे वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2, आर्गन का 18 होता है, 18 2 20, जबकि Ca2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो 20 माइनस 2 यानी कि 18, तो आर्गन के समान प्राप्त कर लेगा। जबकि आप जानते हैं फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनायन बनाएगा। सेम उसी प्रकार तो फ्लोरीन का आप जानते हैं कि 9 होता है, तो हीलियम 2s2 2p5, 5 और 2 7 और 2 9, हीलियम का 1s2 होता है। फ्लोरीन नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो ये नियॉन का एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लेगा 10, या इसको हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p6, यानी कि NH2 NP6 प्राप्त कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट, तभी एक आयन का निर्माण, मतलब कि 2 आयन मिलकर, कैटायन और एनायन मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण तभी कर पाएंगे जबकि उनमें अष्टक पूरा, किस आयन का अष्टक पूरा होना चाहिए, वो नेगेटिव आयन का, यानी कि एनायन का अष्टक पूरा हो जाना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जानी चाहिए। तो इसी प्रकार आपने देखा कि धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। वैद्युत संयोजी आबंध किसे कहेंगे, जब एक कैटायन और एक एनायन मिलकर किसी मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, ऑक्टेट लॉ के बारे में। कौशल और लुईस के रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं कि ऑक्टेट का मतलब जब कोई 2 आयन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं तो इसे ही ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट लॉ कहा जाता है, जिसके अनुसार 2 परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है जिससे वो अपना ऑक्टेट या अष्टक पूरा कर लेते हैं। इसे ही ऑक्टेट लॉ कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कार्ल सेल ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। बाद में एक साइंटिस्ट और हुए लैंग्यूमर ने बोला कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता ही नहीं है। उनके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के तथ्य को खारिज करते हुए उन्होंने लुईस अभिग्रहितों में संशोधन किया और एक नया बॉन्ड बताया जिसे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध को हम क्लोरीन
Cl2 यानी कि डाइक्लोरीन बनने के साथ या Cl2 के अणु के बनने से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसमें देखिए आप 2 2 4 2 6 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7। उसी प्रकार 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7। जब इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, आप जानते हैं कि यहाँ पर यदि हम इस इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको ना गिने, तो 2 4 6 यहाँ पे भी हैं, 2 4 6 यहाँ पे भी हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर का जो 7वां इलेक्ट्रॉन है, इधर का 7वां इलेक्ट्रॉन, इन दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए तो 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पे लिख दिया जो एक्स्ट्रा थे 7वें इलेक्ट्रॉन को, तो 2 4 6 8 2 4 6 8। इस प्रकार से साझेदारी करके इन्होंने अपने अष्टक पूरे कर लिए, 8 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए। तो इसीलिए इसको कहते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि जब दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का साझेदारी की, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो यानी कि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, क्या आपने Cl2 अणु को बनने को देखा, जो कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट को बताता है। इस प्रकार वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। जिस प्रकार से कैल्शियम धनात्मक आयन तथा 2 धनात्मक आयन, क्योंकि Ca2 पॉजिटिव और 2 फ्लोरीन नेगेटिव से मिलकर Cf2 बनता है। और क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता ऋण 1 है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, Cl नेगेटिव आयन एक ही नेगेटिव आयन के रूप में होता है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 1 होगी, जबकि कैल्शियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी +2 होगी, यानी कि 2 होगी। इस प्रकार से ऑक्टेट रूल कासेल और लुईस ने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने पर वो कैसे अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कैसे Cl2 अणु का निर्माण होता है। अब देखिए स्टूडेंट, लुईस बिंदु संरचना को लिखने के कुछ नियम होते हैं। लुईस सिंबल, जो आप जानते हैं कि जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको इसके सिंबल पर, उसके सिंबल को लिखकर उन बिंदुओं के चारों ओर लिख दिया जाता है बिंदुओं को। प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तभी बनेगा। संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। ऐसे आपने देखा Cl2 बनने में। आगे, इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाह्य कोश में उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तभी शेयरिंग होती है कि 8 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें, यानी कि NH2 NP6 विन्यास धारण कर लें। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं कि कैसे H2 यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है लुईस बिंदु संरचना के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट, H सिंगल बॉन्ड यानी कि ट्रिपल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, HOH बनेगा सिंगल बॉन्ड। अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन को लेते हैं सबसे पहले। ऑक्सीजन का 2 6 यानी कि अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ दिखा दिए, 2 यहाँ दिखा दिए 4, एक यहाँ दिखा दिया 5, एक यहाँ दिखा दिया 6। और एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इस प्रकार सबने साझेदारी करके 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। यहाँ पे 2 4, ये दोनों ही चारों ही 4 ऑक्सीजन के हैं। तो इस प्रकार से सब ने, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के
और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और अपना अष्टक बना लिया। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यदि हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनने की, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है? देखिए स्टूडेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड C, इस पे 4 क्लोरीन है, Cl 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 और Cl, तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि चतुष्फलकीय होती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे कार्बन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन तो आप जानते ही हैं कि 2 8 7, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे 4 क्लोरीन है और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, यानी कि 2 और 4। कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होते हैं, क्योंकि 4 इसकी संयोजकता है। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन यहाँ पे 4 हैं, तो अंतिम कोष में यानी कि सातों 7 7 सबके होंगे अंतिम कोष में। और इन सब को, चारों क्लोरीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। इस प्रकार इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। और जब कार्बन को आवश्यकता पड़ेगी तो कार्बन इन चारों क्लोरीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, कैसे CCl4 बनना है। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरीन 2 4 6 एक 7 और एक कार्बन का 8। उसी प्रकार 2 4 6 एक कार्बन का, एक क्लोरीन का 8, 2 4 6 एक कार्बन का, एक क्लोरीन का, 2 4 6 एक कार्बन का और एक क्लोरीन का। इस प्रकार चारों क्लोरीनों ने अपना अष्टक पूरा कर लिया और कार्बन ने भी चारों क्लोरीनों से एक एक क्लोरीन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो यही ऑक्टेट लॉ होता है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बनता है। अब देखिए, कार्बन यानी कि 2 4 और ऑक्सीजन 2 6, तो 2 4 6 ऑक्सीजन, 2 4 6 ऑक्सीजन। अब कार्बन के 4 होते हैं तो 2 यहाँ दिखा दिए, 2 यहाँ दिखा दिए, 4। इस प्रकार से कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यानी कि ऑक्सीजन के अपने 4 तो थे ही, 2 और थे 6, 2 कार्बन से पूरा करके अष्टक पूरा कर लिया। इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 कार्बन से पूरा लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लिया। और इस कार्बन के पास 4 तो थे ही, इसने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, 4 और 4 8। तो C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, कुल डबल बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 4 और 4 8, 2 2 4 4 और 4 8। क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक और सिंगल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 और 2 6 2 8, 4 और 2 6 2 8। इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट, यदि हम ट्रिपल बॉन्ड बनने की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड वहां पे बनेगा जहां पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यानी कि कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। C2H4 यानी कि C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसका यदि आणविक सूत्र लिखें तो कार्बन कितने हैं, CC2 2 2 4 हाइड्रोजन, C2H4 हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन, एथीन, इसका यूज कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। अब स्टूडेंट, इस पे 4 हाइड्रोजन है, कार्बन है 2। अब कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 4, तो पहला कार्बन चारों हाइड्रोजन को लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। उसी प्रकार
दूसरा कार्बन भी, उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो प्रत्येक हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन उसे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। उसी प्रकार यदि हम डाई नाइट्रोजन के बाद बनने की बात करें तो नाइट्रोजन यानी कि 2 और 5 अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको इस प्रकार से दिखा दिया 2 3 2 5 2 3 2 5। अब देखिए 2 2 3 इस नाइट्रोजन के अंतिम कोष में, इस नाइट्रोजन के अंतिम कोष में, तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो पहला नाइट्रोजन 6 2 8 अष्टक प्राप्त कर लेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 6 2 8 अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हैं ही, क्योंकि 5 हैं तो 2 और 3 इस प्रकार से लिख रहे हैं हम अंतिम कोष में। तो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 3 6 6 2 8 और 6 2 8। कुल मिलाकर एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब जहाँ पे कैटायन और एनायन मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, वो तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब, को मतलब दोनों के लिए, सह मतलब दोनों का, जो कॉमन चीज हो। तो कुल मिला के कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, उतना ही पहला परमाणु और उतना ही दूसरा परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि कैसे रासायनिक आबंध के बारे में कौशल ने अपना फैक्ट दिया। फिर हमने बात की कि ऑक्टेट लॉ क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पलों के बारे में हमने बात की। इससे आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।